अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा खूबसूरत मौजू। कोशिश करते हैं कि अच्छी से लर्निंग आपको दी जाए और आप भी हमें अच्छे से अच्छा फीडबैक दें। किसको सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ये बताना आपका काम है, ताकि हम उन्हीं लोगों को इन्वाइट करें जिनको आप सुनना चाहते हैं। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम है इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, कैसे होना चाहिए, रवैया आवाम का क्या होना चाहिए और कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने वालों में। आज हम बात करते हैं और हमारे साथ मौजू में शरीक गुफ्तगू हैं मिसिस शमीम आफ्ताब साहबा, जो कि साबका मेंबर हैं पंजाब असम्बली और इसके साथ साथ फार्मर मौजूदा सदर हैं सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, मारूफ बिजनेसमैन, जिनको आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं। ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं इंटरनेशनल गोसिया प्राइवेट लिमिटेड के और इसके साथ साथ सदारती अवार्ड याफ्ता हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अचीवमेंट अवार्ड के हवाले से। आइए इन दोनों से गुफ्तगू करते हैं। जी मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहब, ये बताएं कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बुलाया। वेलकम। देखिए जी, ये इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हम जो असम्बलियों से बाहर गए हैं वो सिर्फ इसी वजह से गए थे कि अभी हमारी एक अक्सरियत नहीं थी कि हम कोई भी बिल पास करने के लिए भी कुछ भी ब्लैकमेल हम हो रहे थे, और हमारा यही था कि एक दफ़ा फिर हमें अवाम में जाना चाहिए और अवाम को, क्योंकि इस दौरान पता चल चुका है कि क्या हुआ है अवाम के साथ, और जिस तरह के हमारी हुकूमत आई और जिस तरह हम प्रेशर में रहे, हमारे साथ कोलेशन जिन्होंने किया हुआ था उन्होंने हमेशा हमें अंडर प्रेशर रखा। हमें कुछ फ़ैसले जो हम खुद करना चाहते थे, जैसे इमरान खान हमारे लीडर का विजन था, जो कुछ हम लेजिस्लेशन जिस हिसाब से करना चाहते थे, जो हम चेंजेस इस मुल्क में लाना चाहते थे गरीब आवाम के लिए, उसमें हमें हडल्स होती थी। हमेशा यही होता था कि कहीं ना कहीं हम ब्लैकमेल हो रहे होते थे, और वो हमें यकीन करें कि कितने बिल थे जो हम चाहते थे कि वो पास हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से हम उसे ब्लैकमेल होके उसे हमें छोड़ना पड़ता था। तो इस वजह से हम असम्बलियों से बाहर आए और अब हम चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, अवाम जिसको भी कबूल करे, जिसको भी वोट दे, हमें कबूल है, लेकिन इलेक्शन में हमें जाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि नेशनल असम्बली पड़ी हो और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हो रहे हों। हमें सारे इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए, और इलेक्शन इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आवाम के मैंडेट से कोई गवर्नमेंट नहीं आती उस वक्त तक कोई भी आप डिसीजन नहीं ले सकते, आवाम के लिए नहीं काम कर सकते। मुल्क चलता रहेगा लेकिन जो आवाम है उसके लिए कोई भी नहीं सोचेगा। यानी आप चाहते थे 2/3 अक्सरियत आपको मिले। इंशाल्लाह जो हमारी यही है कि आवाम में जिस तरह से इस वक्त मकबूलियत है, आपने देखा ही है, हमें है कि 2/3 हमें मेजॉरिटी मिलेगी तो तभी हम जो है असम्बलियों में कामयाबी से एक आप गवर्नमेंट चला सकते हैं। वो हमेशा यही होता है कि वो टूटी फूटी आपकी गवर्नमेंट चल रही होती है, आप कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, और आपको जो अवाम के लिए आप काम करना चाहते हैं, आप फ्री होके वो काम, वो लेजिस्लेशन आप नहीं असम्बलियों में बैठ के कर सकते। बड़ी अच्छी बात की आपने। डॉक्टर अरशद साहब, ये बताएं कि इलेक्शन में अवाम का रवैया क्या होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है इलेक्शन में लड़ाई झगड़े बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जो आपने सवाल किया है ना पब्लिक के मतलब के इलेक्शन में पब्लिक का रवैया क्या होना चाहिए। शुरू में जब हम छोटे थे तो उस वक़्त से लेकर अब तक हमने काफ़ी तब्दीली देखी है। शुरू में ये होता था कि बरादरी बेस पे ज़्यादा वोट डाले जाते थे और आदमी का कोई मेयार नहीं देखा जाता था, कोई तलीम या किस वो जमात से तल्लुक़ रखता है। ज़्यादातर लोग गाँव के जो हैं वो बरादरी बेस के पे वोट दे देते थे उस वक़्त, क्योंकि जितना आजकल मीडिया स्ट्रांग है, उस वक़्त इतना नहीं था। मोबाइल जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक़्त नहीं थे। ऐसे ही। और जो अब हमें पब्लिक को अवेयरनेस आई है अब, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ चुके हैं जिनको सियासतदान चाहे जो मर्ज़ी करें, अवाम ने अपनी मर्ज़ी करनी है। यूँ समझिए एक घर में हो सकता है कि सारे इकट्ठे भी वोट ना दे सकें,
ऐसे ही अपनी अपनी वो सोच के मालिक हैं, वो आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात की कि मोहतरमा ने यही बात की कि जिसको अवाम मुंतखब करें वो आए हुकूमत करे ताकि एक अच्छी से अच्छी हुकूमत बन सके। गुड गवर्नेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहतरमा शमी आफ्ताब साहब ये बताइए कि किसी जमात को इलेक्शन का टाइम पूरा करने का मौका क्यों नहीं दिया? हर एक को जमात को 5 साल होते हैं, लेकिन हर देखते हैं कि 2 साल बाद खींचातानी शुरू हो जाती है। आप क्या कहती हैं? देखिए जी, जब तक आपके इलेक्शन फेयर नहीं होंगे यही होता रहेगा। ठीक है। ये आपकी 90 की दहाई में देख लें, जो भी हुकूमत आई वो उसने यही कहा कि धांधली हुई और यही होता रहा कि फिर वो धांधली का रोना मचा के तो उसके बाद ये है कि उस गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाता था। जब तक आपके इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, आप अपने जो है इलेक्शन कमीशन जो है इस पे तवज्जो नहीं देगा, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, जब सब पार्टियों को या तो हो ना कि एक पार्टी शोर मचा रही हो कि जी धांधली हुई है, ये सब पार्टियां शोर मचाती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ पे गलत है, कहाँ वो फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उसके लिए जितनी भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है वो हम जब आए थे हुकूमत में तो हमारा यही था कि हम पहले इलेक्शन कमीशन के देखें कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या कतगन है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि जब इलेक्शन हो तो वो फेयर हो। उसी के लिए हमने देखे कि ये था हमें कि आपके इलेक्शन जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएं, लेकिन वो भी नहीं हो सके। उसके ऊपर भी जमातें खड़ी हो गई, इसलिए कि धांधली का इन्हें यही था, क्योंकि धांधली से ही आती हैं हुकूमतें। देखिए ये तो पाकिस्तान में ये हो चुका है, इसका नतीजा आ चुका है कि यहाँ धांधली से हुकूमतें बनती हैं। तो ये जब तक कि नहीं होगा ना, फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। और हमारा इसी पे भी अब जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमने इसी पे जोर दिया था कि इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए। और अब भी हम इलेक्शन कमीशन से यही इल्तिजा भी कर रहे हैं कि एक तो वो बायस ना हो, जो इलेक्शन जैसे आज भी कोर्ट का कल फैसला आया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन हो जाने चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट भी ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि सब इलेक्शन इकट्ठे हों। और क्योंकि एक लूली लंगली ऊपर बैठी हुई है हुकूमत जिसके पास ना अक्सरियत है। आपने देखा है जैसे नैब का इन्होंने कानून बदल दिया, आपने कैसे बदल दिया? आपकी आधी तो काबीना है ही नहीं, और उस आधी में से भी आपने यानी कि माइनॉरिटी आपने बैठ के तो एक आपने लेजिस्लेशन कर ली, तो उसके लिए हल्के में तो बड़ी जश्न मनाया गया इस फैसले पे। जी बिल्कुल, हाँ जी, हाई कोर्ट के फैसले, और इंशाल्लाह यही होगा। हमें कोर्ट्स पे भी एतबार है और इलेक्शन कमीशन पे भी है कि इलेक्शन जल्द से जल्द जो 90 दिन के अंदर होते हैं वो करवाएं और फेयर इलेक्शन करवाएं। और जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होंगे उस वक्त तक यही होता रहेगा कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, और ये मुल्क जो है वो उस वक्त तक सही डगर पे नहीं चल सकता जब तक अवामी नुमाइंदे जो हैं वो आके असम्बलियों में ना बैठें। बहुत अच्छी बात की मोहतरमा शमी आफ्ताब साहब ने कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जब तक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कोई अच्छी हुकूमत ना बन सकेगी ना चल सकेगी। नाज़रीन, वक्त हुआ जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। अब बादशाह जी 5 मिनट और तो ऐसे पहुंच गए। यार ये गाइड हमें कहाँ लेके जा रहा है? हेलो जी, आ गई है गूगली गली? हाँ जी, ऐस गली में शादाब गूगली सीखिया सी आज दुनिया नो कुमा रहा है। आजो तो इतना बड़ा इस मोहल्ले वालों के लिए गूगली गली की सीधी सादी खुशी है सुपर। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इस अम्यूजमेंट पार्क की राइड देने के लिए काफी हौसला चाहिए। सहर, पॉपकॉर्न चाहिए? डर लग रहा है लेकिन आई एम एक्साइटेड। सहर, ओह यस, तो ये मेरी फ्रेंड रुमैसा से हाय। हाय। अच्छा जी, तो आयशा पूछ रही है कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं? भाई 100 टिकट्स दे दे। 100 टिकट्स क्यों? तुम इतने सारे लोग साथ लाई हो तो उनके लिए भी तो टिकट्स लेनी पड़ेंगे ना। ओके गाइस, गॉट टू गो। 2 टिकट्स दीजिए प्लीज। सोशल मीडिया से बाहर भी अगर हम सोशल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है इलेक्शन के हवाले से। जैसे कि मोहतरमा
शमी आफ्ताब साहब की आपने बात सुनी कि कैसे इलेक्शन होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए, बड़ा उन्होंने मुदल्लल और दलील के साथ बात की है। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब से पूछें कि इलेक्शन में एक आदमी खड़ा होता है तो कैसा आदमी का इंतखाब करना चाहिए, आवाम को दयानतदार, पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता, सुलझो। आखिर हमारे यहाँ तो जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास ताकत होती है, वोट उसी को मिलता है। कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट में वही खूबियाँ होनी चाहिए जो आपने बता दी हैं। पहले तो वो मुसलमान हो, उसको कम से कम ये अपने हकूक़ का पता हो कि मैं जिस मकसद के लिए मुझे वोट मिले हैं उस मकसद को मैंने पूरा करना है और पब्लिक तक वो चीज़ें लेके जानी है, कानून में तब्दीली करनी है, अमल करना है। उसमें कम से कम ये तो हो उसको अवेयरनेस, 5 टाइम का नमाजी हो, पढ़ा लिखा हो, उसको कुरान पाक का तर्जमा कम से कम पता हो कि हम मुसलमान हैं। सही। बहुत सादा, ऐसा ना कि कुल हो अल्लाह भी ना पढ़ सके। हाँ जी, ये बहुत सादा और सिंपल सा नुस्खा है कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल करके बता गए हैं, उससे हट के मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ हम मानने के लिए तैयार नहीं है और उसमें वो खूबियाँ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि कम से कम ये जो सियासी लोग जितने भी अपने इलेक्शन के लिए पंडाल सजाते हैं, बहुत सारे अखराजात करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, इसका कोई ऐसा हल होना चाहिए। कम से कम वो खर्च भी कम करें और लोगों को इस तरह इज्तिमा करके अपना पावर शो ना दिखाएं। अब मीडिया का दौर है, चैनल पे आके 6, 7, 8 बजे के दरमियान स्पेशल टाइम दें, अपना अपना मंशूर बताएं और पब्लिक वो देखे कि ये जो पार्टी है ये क्या डिलीवर करना चाहती है, इनका मकसद क्या है। हर पार्टी अपना अपना मंशूर बताए और पब्लिक घर में बैठ के और टेलीविज़न भी देखे और उनको नॉलेज भी हो कि ये हर पार्टी का क्या क्या मकसद है। पहले ही सारियां पार्टियों को पब्लिक ने देख लिया है, मगर मज़ीद उसमें बेहतरी तो तब भी आती है जब न्यू जनरेशन पढ़ी लिखी आगे आएगी, तो तब तब्दीली भी आएगी और वो अपने अच्छे तरीके से काम सर अंजाम देंगे। बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब बड़े जहां दीदे हैं और बड़े मुल्कों की सैर की है इन्होंने। आप इनसे पूछेंगे दुनिया में बाकी मुल्कों में इलेक्शन कैसे थे, लेकिन अभी मैं मोहतरमा शमी आफ्ताब साहब से पूछूंगा कि हर दफ़ा इलेक्शन मुतनाज़ा क्यों हो जाता है? देखिए जी, मुतनाज़ इसी वजह से होता है ना कि आपके जब फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो उस वक्त फिर मुतनाज़ ही होगा। और ये हर पार्टी जो है वो कहती है कि जी इलेक्शन हमारा, और फिर एक प्रोसेस जो हमारा है इलेक्शन का वो भी बड़ा पुराना बोसीदा है। हमें बाहर के मुल्कों से, जैसे भाई साहब ने बात की कि जो हमारे कैंडिडेट हैं और जो ये प्रोसेस है वही बहुत बोसीदा है। देखें, इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, आपका जब इलेक्शंस होता है तो उस वक्त आपके जो इतने बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं वो देख के इतना तकलीफ़ होती है कि यही बैनर्स, यही पैसा इस आवाम की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो कि वो लाखों करोड़ों पैसा सड़कों पे फेंकते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। ये सब प्रोसेस गलत है। जो वो प्रोसेस वही हो कि आप आएँ टीवी पे बैठ के मुनाजरा करें जो आपका मुखालिफ है उसके साथ, और आप आके अपना मंशूर पेश करें, आप अपना बताएं कि मैं मुल्क के लिए क्या करना चाहता हूं, और मेंबरशिप करें। अपनी मेंबरशिप अब आके वो पार्टी में, जैसे बाहर के मुल्कों में है कि आपने मेंबरशिप जमा करवानी होती है, आपके इलेक्शन के जो पेपर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने होती हैं, उनके साथ एक ख़ास मेंबरशिप होती है, वो आपने जमा करवानी होती है कि इतने मेंबर्स मैंने बनाए हुए हैं। और वो डोर टू डोर जाके खुद कैंडिडेट जो है वो अपना मंशूर पहुंचाता है, उसने कोई हायर नहीं किए हुए थे, वो खुद जाता है और वो खुद पहुंचाता है या फिर टीवी पे बैठ के अपना मंशूर पेश करता है। आज भी सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है और ये हम वही पुराना हमारा है कि हमने जलसों में, जुलूसों में, जब एक जलसा होता है तो उसमें 10 लोग तकरीर करते हैं और उसके बाद वो कैंडिडेट कहीं आता है और वो कभी भी अपने मंशूर पे वो बात ही नहीं करता है। यकीन करें, वो बिल्कुल नहीं बताता कि मैं क्या करूँगा, वो बुराइयाँ बताएगा
पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, पिछले ये होता रहा, अब आइंदा नहीं होगा, आइंदा अपना अलाए अमल को कभी भी नहीं बताता। तो इसी ये जब प्रोसेस जो है वो आपका मॉडर्न आप लेके आओगे, जो बाहर के मुल्कों में जो राइज है वो लेके आओगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझती कि यहाँ पे चेंज आए। और जैसे इन्होंने कहा कि कैंडिडेट जो है ना वो उसका इंतखाब भी, यकीन करें मैं तो पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में जब गई तो मैंने 15-20 दिन के बाद ही मैंने ये फील कर लिया था कि ये जो जहाँ पे लोग पहुँचते हैं इन्होंने लेजिस्लेशन करनी होती है। और ये किस तरह लेजिस्लेशन करेंगे जब मेरे ख्याल में उन्हें लेजिस्लेशन कभी अक्सर को तो लेजिस्लेशन के स्पेलिंग भी नहीं आते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता उनके गली और नाली के। और हमारा जो है ना सियासत ही यही है, हमारे बेचारे जो है ना कैंडिडेट में उनको भी जो MPA या MNA वहाँ पे पहुँचते हैं, अब उनका काम लेजिस्लेशन है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस ऐसा है कि उन्हें गली नाली पे बनाने पे लगा दिया गया, उन्हें वोट भी गली नाले पे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे अवाम में भी शऊर नहीं था। ये सच्ची बात है, इससे पहले अवाम में भी ये शऊर नहीं था। वो समझते थे कि हमारी गली और नाली बन जाएगी या हम वडेरे के डेरे पे पहुंच जाएंगे और थाने तक वो हमें लेके जाएगा, हमारे थाने कचहरी करेगा तो ये जो है वो ठीक कैंडिडेट होगा। हालांकि असल जो जड़ थी वो ये था कि आपने इदारों को मजबूत करना है, आपने लेजिस्लेशन ऐसी करनी है कि हर एक को इंसाफ मिले, आपको किसी के डेरे पे ना जाना पड़े, आप डायरेक्ट नहीं जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ज़रूरत ना पड़े कि आपकी सिफारिश हो किसी MNA या MPA की, ना आप थाने में कचहरी में जाते हो। तो आपका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वहाँ पे आपको किसी MNA और MPA के डेरे पे ना जाना पड़े। मैं जब शुरू में हुआ तो ऐसे में 1-2 केसेस मेरे पास भी आए, तो मैंने कहा कि हमें जो हमारे लीडर इमरान खान का विजन ये था कि हमने इदारे मजबूत करने हैं, बिल्कुल सही, हमने उन्हें ठीक करना है, हमें गलियां नालियां जो हैं उसके लिए लोकल गवर्नमेंट को मजबूत लेके आना है, ये उनका काम है। हमारा MPA या MNAs का ये काम नहीं है। वो आपके इदारे अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो नीचे लेवल पे खुद ही काम कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि कहाँ नाली की ज़रूरत है, कहाँ स्कूल अच्छे की ज़रूरत है, कहाँ आपके थाने कचहरी की ज़रूरत है, कहाँ किस यूसी में किस चीज़ की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात की शमीम आफ्ताब साहब, आपसे हम बात करेंगे इमरान खान के विजन में कि अब उनका विजन क्या है, आइंदा आने वाला दौर जो है उसमें हुकूमत को और अवाम में क्या सहूलतें वो मुहैया करेंगे, इससे बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। अब बादशाह जी 5 मिनट और तो ऐसे पहुंच गए। यार ये गाइड हमें कहाँ लेके जा रहा है? हेलो जी, आ गई है गूगली गली? हाँ जी, ऐश गली में शादाब गूगली सीखिया सी आज दुनिया नो कुमार है। आजो कोई इतना बड़ा इस मोहल्ले वालों के लिए गूगली गली की सीधी सादी खुशी है सुपर। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इस अम्यूजमेंट पार्क की राइड देने के लिए काफी हौसला चाहिए। सहर, पॉपकॉर्न चाहिए? डर लग रहा है लेकिन आई एम एक्साइटेड। सहर, ओह यस, तो ये मेरी फ्रेंड रुमैसा से हाय। हाय। अच्छा जी, तो आयशा पूछ रही है कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं? भाई 100 टिकट्स दे दे। 100 टिकट्स क्यों? तुम इतने सारे लोग साथ लाई हो तो उनके लिए भी तो टिकट्स लेनी पड़ेंगे ना। ओके गाइस, गॉट गो। 2 टिकट्स दीजिए प्लीज। सोशल मीडिया से बाहर भी अगर हम सोशल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। आज हमारे साथ मेहमान हैं साबका मेंबर सूबाई असम्बली शमीम आफ्ताब साहबा, जो कि सरगुदा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर भी हैं। इसके साथ साथ बड़ी एक्टिव बिज़नेस वुमेन भी हैं। इनसे वो भी बात करेंगे कि बिज़नेस की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो आइंदा क्या बनेगा। लेकिन अभी मैं सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब से, जो कि मारूफ बिज़नेसमैन हैं और इसके साथ साथ बड़े अच्छे मतलब बिल्डर्स हैं और बड़ा अच्छे इन्होंने बहुत अच्छे प्लाजे बनाए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है कि इन्होंने E11 के अंदर बहुत अच्छे प्लाजे बनाए हैं और बहुत ज़्यादा बनाए हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तो महंगाई 34% हो गई है इस वक्त तक, और ऊपर से इलेक्शन के अखराजात जो कि 42 अरब मांग दिए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, क्या कहते हैं आप, महंगाई को कैसे रोका जाएगा? महंगाई तो देखें सारे हर मुल्क में ओवरऑल पूरी दुनिया में 2020 के बाद हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में 2020 में जब कोरोना आया था
موجودہ حکومت نے بہت حکمت عملی سے اس کو مینیج کیا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سراہا گیا تھا. تو رہی اب کیونکہ ایک سال میں کافی تبدیلی آئی ہے مہنگائی کے لحاظ سے کہ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان جو بھی اب تک ہم ایک سال میں دیکھا ہے، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ چھالنا اور ایک دوسرے کی برائیاں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، پبلک کے لیے دیکھیں جب تک پبلک کو ریلیف نہ ملے، کھانا وقت پر، روٹی میسر، کام نہ ملے گا تو روٹی کیسے وہ صاحب یہ بھی تو ہے کہ عوام جو ہے مہنگائی کو روکنے کے لیے خود بھی کچھ نہیں کرتی، قناعت پسندی نہیں اختیار کرتی. نہیں دیکھیں حالات ایسے تھے کہ آج سے 2 سال پہلے کہ ہمیں لیبر ہی نہیں ملتی تھی. ایسے ہی اس حد تک کام میں ساری دنیا مصروف تھی کہ لیبر، ہاں جی لیبر نہیں کرونا نہیں، کام بہت زیادہ تھے، بلڈنگیں بہت زیادہ بن رہی تھی، سٹیل بھی مل رہا تھا، سیمنٹ بھی مل رہا تھا، ہر چیز مل رہی تھی. اب ہر چیز 4 گنا بڑھ بھی گئی ہے، ملتی بھی نہیں. مزدور سارے روڈوں کے اوپر آ گئے ہیں، اور ایون کہ لیبر تو ان کو ملتی نہیں ہے. اب انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہے. کچھ نوجوان ایسے لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتے، وہ چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث ہو گئے ہیں، اور یہ سارے مہنگائی کی وجہ سے ہی ہے. اگر روزگار ہو تو مہنگائی کور ہو سکتی ہے. اگر دوسرے ملکوں میں مہنگائی ہے تو وہاں روزگار بھی ہے، کام بھی ہے، پیسہ بھی ہے. تو اس پاکستان میں نہ صرف مہنگائی ہوئی ہے بلکہ روزگار بھی بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں. تو لوگ پھر کیا کریں؟ انہوں نے روزی روٹی کھانی تو ہے نا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. روزگار ہوگا تو یہ جرائم بھی رک جائیں گے اور لوگوں کی ہاں خوشحالی بھی ہوگی. میڈم شیمی آفتاب صاحب، آج چونکہ آپ صدر وومن چیمبر آف کامرس کی صدر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں، آپ بتائیں مہنگائی کس طرح روکی جا سکتی ہے جبکہ فنانس ڈویژن جو ہے وہ الیکشن کے لیے فنڈ جاری نہیں کر رہا، سیکورٹی ادارے آپ کو فنڈ نہیں دے رہے، الیکشن کیسے ہوں گے ان حالات میں؟ دیکھیے جی، میں آج سے 1.5 سال یا 2 سال پہلے کی بات کروں گی. جیسے کہ بھائی صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے فیکٹریز چل رہی تھیں، آپ کے روزگار چل رہے تھے، آپ کا جو پراپرٹی ہے اس کی قیمتیں جو ہیں اوپر جا رہی تھی، آپ کے کنسٹرکشنز جو ہے اس نے کتنے لوگوں کو کھپایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کتنی انڈسٹریز جو ہیں وہ چل رہی تھی. جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور یہ رجیم چینج ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹائم کے ساتھ آج یہ ہے کہ آپ کی فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، آپ کے ہر جو بزنس ہے وہ سٹک ہو گیا ہے، اور لوگ بے روزگار باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اس وقت تک یہ سارے کے سارا سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے اور نئی حکومت کوئی آ کے نہیں بیٹھے گی. اس حکومت پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. یہ جو پہلے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اب دیکھ لیں کہ نیشنل اسمبلی میں آدھی نیشنل اسمبلی بیٹھ کے تو سب کچھ کر رہی ہے. سینٹ میں جو ابھی آگے سینٹ کے جو سینیٹر آپ کے اس وقت جا رہے ہیں، اب 50%، ان کی جگہ پہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ سیٹیں خالی ہوں گی. تو آپ نے جب تک یہ سارے کے سارے آپ کے جنرل الیکشنز نہیں ہوتے اور نئی حکومت نہیں آتی اور کوئی اسٹرانگ پالیسیز نہیں بنتی، اس وقت تک یہ بے لگام ہے، سب چیز بے لگام ہے، اور کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، کچھ تو ہیں اوریجنل بھی، اور کچھ جو ہے نا یہ بناوٹی بھی ہے. اب آٹا بحران، ہم نے پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے اور وہیں آٹا نہیں ہے. لوگ آٹے کے لیے رول رہے ہیں. یقین کریں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیسے ہیں، پیسے ہاتھ میں ہیں اور آپ کو آٹا نہیں مل رہا. اور آٹے میں بھی اتنی بےایمانی ہو چکی ہے کہ مل اونرز بھی جو ہیں انہوں نے بھی آٹا جو ہے جو اس میں پتہ نہیں کیا ملاوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کو آٹا خالص نہیں مل رہا، اور لوگوں کو خالص آٹے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے. یہ بھی بہت، یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ خود کریٹ بھی کی گئی ہیں، اور صرف وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک آپ کی اسموتھ گورنمنٹ نہیں چل رہی. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ مہنگائی ہے.
जी जब कुछ मसनूई महंगाई भी है, कुछ मसनूई चीज़ें भी हैं, कुछ बीच में लोगों के अपने अपने मफादात हैं जिसकी वजह से फैक्ट्री ओनर्स के मफादात हैं, कुछ आपके स्मगलिंग हो रहा है, आटा स्मगल हो रहा है, आपके डॉलर स्मगल हो रहा है, इस पे किसने कंट्रोल करना है? पहले तो नहीं हो रहा था डॉलर स्मगल के, आपने डॉलर को देख लें कि कहाँ से कहाँ डॉलर जा रहा है और वो हमारी सारी इकॉनमी पे सारा असर आता है। आपके छोटी सी सब्ज़ी जो है, आपके एक माचिस भी खरीदने जाते हो तो उस पर वो भी आपकी महंगी हो चुकी होती है। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब। मोहतरमा ने कहा कि आटा महंगा हो रहा है और आटा मिल भी नहीं रहा, पैसे भी हाथ में, पेट्रोल की भी यही सूरत है। आप क्या कहते हैं? आप भी तो गाड़ी में रोज़ पेट्रोल डलवाते हैं। ये देखें, अगर 22 करोड़ अवाम में 1 लाख 2 लाख आदमी उनको सहूलत अच्छे तरीके से मिल जाए तो वो कोई मुल्क के लिए अच्छी ख़बर तो नहीं है। सबको एक जैसा खुराक मिलनी चाहिए, सहूलतें मिलनी चाहिए और ऐसा गवर्नमेंट को माहौल पैदा करना चाहिए कि सारी आवाम को पे नज़र होनी चाहिए, ना सिर्फ ख़ास आदमी बल्कि जो लो लेवल के जो गांव दूर दराज हैं हर जगह सहूलतें मिलनी चाहिए, सहूलतें होनी चाहिए। बाकी ये जो आर्टिफिशियल महंगाई है इसको तो अदारे कंट्रोल कर सकते हैं। ये अदारे भी बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे कि चीज़ों पे कंट्रोल करें। वो भी आप तेल की बात करते हैं, तेल तो ज़रूर मिलता होगा। आज तक इस तरह नहीं किसी ने किया कि ये जितने भी पेट्रोल पंप है इनको चेक किया जाए क्या ये पूरा भी डाल रहे हैं कि नहीं। बड़ी बात आप जाग डालें, एक आपको चीज़ पूरी नहीं मिलती, एक खालस नहीं मिलती, एक महंगाई है। बड़ी बात। नैले पे दैल है। ये बताइए कि अगर आपने बात की इमरान खान विजन की, 1 मिनट में इमरान खान विजन वाज़ेह कीजिएगा आवाम को क्या कि आइंदा वोट PTI को मिले। देखिए जी, हमारा इमरान खान का, हमारी पार्टी का एक ही वादा था कि हमने नीचे तबके को ऊपर लेके आना है। उसके लिए इमरान खान ने सबसे पहले एहसास प्रोग्राम, ये एहसास प्रोग्राम एक नहीं है, इसके अंदर 20-25 प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपके हेल्थ कार्ड थे, आपका मंथली जो आप दे रहे थे राशन कार्ड थे, उसके अलावा माजूरों के लिए थे, जो हमारे ओल्ड एज बेनिफिट था, वो सब मिला के वो जो तबका था ना वो बहुत खुशहाल, यकीन करें कि वो तबका एहसास प्रोग्राम के अंदर 20-25 प्रोग्राम थे जो इसके अंडर चल रहे थे। एजुकेशन के लिए वज़ाइफ थे, यतीम बच्चों के लिए वज़ाइफ थे, गरीबों के लिए थे, जिनकी इनकम कम थी उनके बच्चों के लिए वज़ाइफ थे। ये सिर्फ एक प्रोग्राम एहसास नहीं था, इसके नीचे बहुत, और वही ख़त्म किया गया। और हमारा तो विजन यही है कि अब आगे भी जब आएगा हमारी पार्टी आएगी, इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे तो ये वही प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू होंगे और इस मुल्क को जिस तरह पहले हम खुशहाली की तरफ लेके जाना चाहते थे और हम चाहते थे कि नीचे वाला तबका जो है वो कम अज़ कम ऊपर आए, उसको उस विजन पे हमने यूथ लोन प्रोग्राम दिया। हम ये चाहते हैं, मेरा खुद वो मैंने एम्पावरमेंट पे मैंने बहुत काम किया हुआ है। मेरा ये था कि हम 51% जो ख़वातीन हैं वो कुछ करना भी चाहती हैं, घरों में बैठी हुई हैं, उनको हम किस तरह लेके आते हैं, मईशत में उनका कैसा हिस्सा डाल सकती हैं, उसके लिए हमने बहुत प्रोग्राम लेके आए और बहुत ख़वातीन आई भी, बिजनेस में भी आई। अपने उन्होंने छोटे छोटे, अब देखें ये जैसे आपका था ये रेड़ी बानों का, ये इस्लामाबाद में भी था, पिंडी में भी था, वो सब के सब इन्होंने ख़त्म कर दिए, पनागाहें इन्होंने ख़त्म कर दी, वो सब चीज़ें ख़त्म की हैं जो गरीब को, कम से कम गरीब को फ़ायदा हो रहा था, वो सब की सब। बड़ा अच्छा विजन आपने पेश किया इमरान खान साहब का। डॉक्टर अरशद साहब ये बताइएगा 1 मिनट में कि फलाही रियासत के लिए अच्छे इलेक्शन के क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, जब तक अवाम के अंदर एक एहसास पैदा नहीं होगा और अच्छा चुनाव नहीं करेंगे, बड़ी अच्छे लीडरों को आगे नहीं लेके आएंगे, तब तक उन कैसे मुमकिन है कि वो तब्दीली आए। और अरशद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जब तक अच्छा चुनाव नहीं करेंगे, अच्छा बंदा आगे लेके नहीं आएंगे, हर बात हुकूमत में डालने वाली नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां आवाम पे भी होती हैं और आवाम को जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं अपने मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब का, जो कि मारूफ बिजनेसमैन है और गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहतरमा शमी आफ्ताब साहबा का, जो कि साबका सूबाई असम्बली की मेंबर हैं और इसके साथ साथ सरगोदा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर हैं, और भी इनके पास बहुत से होते हैं। जब अगर मैं बोलना चाहूँ, गिनना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त अपना और अपना का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।